गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा का अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो अगला टॉपिक आता है वो है अपने पास सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। कल अपन ने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं सेलों का समानांतर क्रम संयोजन। तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन में जो पहली चीज है, इसमें क्या होगा कि प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर कैसा होगा, समान होगा। यानी जितने भी सेल अपने पास हैं उन सेलों के सिरों पर विभवांतर का मान क्या रहेगा, एक समान प्राप्त होगा। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, प्रत्येक सेल में प्रवाहित धारा कैसी होगी, अलग अलग होगी। प्रत्येक जो सेल होगा उससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान कैसा रहेगा, अलग अलग क्या होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि प्रत्येक सेल के धनात्मक सिरे किसी एक बिंदु पर व ऋणात्मक सिरे किसी दूसरे बिंदु पर संयोजित होंगे। तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को क्या नाम देंगे अपन, श्रेणी क्रम संयोजन। यानी ये सेलों का क्या कहलाएगा, वो समांतर क्रम संयोजन कहा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये सेलों का कौन सा संयोजन कहलाएगा, समानांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। यानी कंडीशन क्या है इसमें कि प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर कैसा होगा, समान होगा। प्रत्येक सेल में प्रवाहित धारा कैसी होगी, अलग अलग होगी। और प्रत्येक सेल के धनात्मक सिरे एक बिंदु पर और ऋणात्मक सिरे किसी दूसरे बिंदु पर यदि संयोजित हैं तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को क्या कहा जाएगा, समानांतर क्रम संयोजन कहेंगे। तो ये कहलाएगा सेलों का समानांतर क्रम संयोजन। अब सेलों के समानांतर क्रम संयोजन में अपने को तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कंडीशंस क्या है, उस कंडीशंस को देखें। ये अपने पास एक सेल हो गया, ये इसका धनात्मक सिरा, ये इसका ऋणात्मक सिरा और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। ये अपने पास दूसरा सेल हो गया, ये इसका धनात्मक सिरा और ये इसका ऋणात्मक सिरा। इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2, इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका विद्युत वाहक बल E2। प्रत्येक सेल के धनात्मक सिरे किसी एक बिंदु पर जोड़ दिए और ऋणात्मक सिरे किसी दूसरे बिंदु पर क्या कर दिए, जोड़ दिए। इनके साथ में एक बाह्य प्रतिरोध R को संयोजित कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक बाह्य प्रतिरोध R हो गया। यहां इन दोनों के बीच में एक वोल्टमीटर लगा दिया जो समान विभवांतर को क्या करेगा, दर्शाएगा। इससे प्रवाहित धारा कौन सी हो गई, I1 हो गई। इससे प्रवाहित धारा कौन सी हो गई, I2 हो गई। इसमें धारा I का मान I1 और I2 के योग के क्या होगा, यहाँ पर तुल्य होगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। यानी इसमें I1 प्लस I2 मान की धारा बहेगी और यहाँ जाकर वापस धारा I1 हो जाएगी और इसमें धारा कौन सी हो जाएगी, अपने पास I2 हो जाएगी। ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं यहाँ पर। ये वोल्टमीटर का प्लस होगा, ये वोल्टमीटर का माइनस होगा और वोल्टमीटर के सिरों पर विभवांतर का मान क्या होगा, यहाँ पर V होगा। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, समानांतर क्रम संयोजन की जो स्थिति है
उस स्थिति में तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के मान क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए क्या करें कि यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि प्रत्येक जो सेल है उस प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर कैसा है, एक समान है। यानी यहाँ अपन यदि देखें तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे E1 है, R1 है, प्रवाहित धारा कौन सी है अपने पास, I1 है, यहाँ E2 है, R2 है और प्रवाहित धारा कौन सी अपने पास, I2 है। तो इससे I1 धारा जाएगी, इससे I2 धारा जाएगी और यहाँ जाने वाली धारा क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। यानी I मान की धारा R प्रतिरोध में क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो इसके सिरों पर टर्मिनल वोल्ट था, इसके सिरों पर टर्मिनल वोल्ट था और इसके सिरों पर विभवांतर का मान क्या रहेगा, एक समान क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो विभवांतर रहेगा प्रथम सेल के सिरों पर, दूसरे सेल के सिरों पर और प्रतिरोध के सिरों पर, यह विभवांतर कैसा आएगा, एक समान प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम सेल कोमा द्वितीय सेल तथा आर के सिरों पर क्या निकाला अपन ने, विभवांतर निकाला। प्रथम सेल के सिरों पर विभवांतर, द्वितीय सेल के सिरों पर विभवांतर और आर के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा। तो यहां से V बराबर E1 माइनस I1 R1, ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो सेल की डिस्चार्जिंग की जो कंडीशन होगी उसमें V का मान E1 माइनस क्या हो जाएगा, I1 और R1 हो जाएगा, कॉमा V बराबर E2 माइनस I2 R2 हो गया और कोमा V बराबर क्या हो गया, IR, या यहाँ से इसको I1 प्लस I2 इंटू क्या लिख दिया अपन ने, R लिख दिया। ये तीनों किसके बराबर है अपने पास, V के बराबर है। यानी V बराबर E1 माइनस I1 R1, प्रथम सेल के सिरों पर क्या होगी, ये टर्मिनल वोल्टता को दर्शाएगा। V बराबर E2 माइनस I2 R2, दूसरे सेल के सिरों पर क्या होगा, टर्मिनल वोल्टता को क्या करेगा, ये दर्शाएगा। और V बराबर IR, यानी यहाँ पर V बराबर I1 प्लस I2 इंटू R, ये R प्रतिरोध के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता है विद्युत वाहक बल, या जो R प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभवांतर को क्या करेगा, दर्शाएगा। अब इसमें से पहले और तीसरे को यदि लें तो यदि यहाँ पर I1 R1 प्लस I1 R प्लस I2 R और इसको कर दिया E1 माइनस I1 R1, यहाँ से I1 R प्लस I1 R1, ठीक है, और प्लस I2 R और ये माइनस E1 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ से I1 कॉमन, R प्लस क्या आ गया, R1 प्लस I2 R और माइनस E1 बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया अपन ने, 1 कह दिया। यानी पहले और तीसरे को बराबर किया है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे और तीसरे को बराबर कर दें, फर्स्ट एंड थर्ड से। अब क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड से, सेकंड एंड थर्ड से, ठीक है। इसको अपन ने नंबर 1 कह दिया, इसको अपन ने नंबर 2 कह दिया और इसको अपन ने नंबर 3 कह दिया, और ये नंबर क्या हो गया, 4 समीकरण हो गया। अब सेकंड और थर्ड की यदि बात करते हैं तो सेकंड और थर्ड से क्या होगा, I1 R प्लस I2 R, E2 माइनस I2 और क्या हो गया, R2 हो गया, ठीक है। बराबर किधर लाएं, तो I1 R, I2 R, I2 R2 और माइनस E2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी यहाँ से I1 R, I2 R प्लस R2 माइनस E2 बराबर 0, और इसको समीकरण नंबर क्या कह दिया अपन ने, 5 कह दिया। तो इस तरह से अपन ने 2 समीकरण यहाँ पर प्राप्त कर लिए, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 5, ठीक है। 4 और 5 जो 2 समीकरण आए हैं,
इसमें पहले और तीसरे को बराबर किया है और उसके बाद दूसरे और तीसरे पोर्शन को क्या किया अपन ने, बराबर किया है। तो एक समीकरण नंबर 4 आ गया, दूसरा समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को यानी समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 को क्या करना, अपने को हल करना है और हल करके यहाँ से I1 और I2 के मान क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो इनको हल करने का प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस यदि देखें तो यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लिया। क्या होगा, I1 R प्लस R1 I2R माइनस E1 बराबर 0, I1R प्लस I2 और R प्लस R2 माइनस E2 बराबर 0। अब यहां से क्या करना है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे और वज्र गुणन विधि की सहायता से अपन I1 I2 के मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो वज्र गुणन विधि में क्या होगा, जैसे I1 अपॉन जब किया जाएगा तो I1 के गुणांक को छोड़ देंगे, I2 अपॉन जब करेंगे तो I2 के गुणांक को छोड़ देंगे और 1 अपॉन जब करेंगे तो इस अचर पद यानी E1 वाले पद को क्या कर देंगे, अपन छोड़ देंगे। तो वज्र गुणन विधि में जैसे यहां पर इसको क्या करना अपने को, वज्र गुणन विधि से हल करने पर, यानी ये जो टर्म है इस टर्म को अपन ने वज्र गुणन विधि से हल करके यहां पर अपन I1 का और I2 का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इसको इधर कर लेते हैं अपन। करना क्या है, इसमें वज्र गुणन विधि से इस चीज को क्या करना, अपने को हल करना है। तो वज्र गुणन विधि से इसको हल करने के लिए यहां पर I1 अपॉन करें तो I1 अपॉन आ जाएगा, फिर यहां से I2 अपॉन आएगा और फिर यहां से 1 अपॉन आएगा। I1 अपॉन में निकालना है तो I1 को विलुप्त कर दें, I2 का गुणांक क्या है, R है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करें, माइनस E2 से करें। ठीक है, तो इसको जब विलुप्त कर देंगे तो यहां पर R का गुणा किससे होगा, माइनस E2 से होगा। ठीक है, तो यहां पर जब ये आ जाएगा माइनस R और क्या आ जाएगा, E2। इसके बाद ये जो रिवर्स वाला मल्टीप्लाई है इसको किए करेंगे तो यहां से माइनस E1 और R प्लस क्या आएगा, R2 आएगा, लेकिन इसमें माइनस चिन्ह का और गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस आ गया ये। इसके बाद यहां से माइनस E1 और R प्लस क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। ये इस वज्र गुणन विधि कहलाती है। यानी यदि अपने को I1 जो है इसको यदि I1 अपॉन में ज्ञात करना है तो यहाँ से इस I1 के गुणांक का विलोपन कर देंगे और इसके बाद I2 के गुणांक को इधर वाले अचर पद यानी माइनस E2 से गुणा करेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे और उस माइनस चिन्ह को माइनस E1 के साथ में इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा विद माइनस चिन्ह। ठीक है, अब इसके बाद यदि अपने को I2 का गुणांक ज्ञात करना है, I2 अपॉन ज्ञात करना है, तो I2 अपॉन ज्ञात करने के लिए यहाँ I2 के गुणांक का क्या कर देंगे, अपन विलोपन कर देंगे और I2 के गुणांक का विलोपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई जब इससे हुआ तो यहाँ क्या आया, माइनस R और क्या आ गया, E1 आ गया। फिर चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे और माइनस का चिन्ह लगाने के बाद इसका चूंकि विलोपन कर दिया है तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो यहां क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस E2 और R प्लस क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि अचर पद ज्ञात करना है तो अचर पद ज्ञात करने के लिए 1 अपॉन करेंगे और 1 अपॉन में क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर जो E1 E2 ये दोनों अचर पद हैं इनका विलोपन कर देंगे। इनका विलोपन करने के बाद अब मल्टीप्लाई किसका होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा
और माइनस चिन्ह के साथ इसका इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कंडीशन क्या आएगी इसमें, r प्लस R1 r प्लस R2 और माइनस r का r से करेंगे तो क्या आ जाएगा, e स्क्वायर आ जाएगा। ये वज्र गुणन विधि की सहायता से इन दो समीकरणों का हल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया है, जैसे I1 अपॉन यदि अपने को करना है तो I1 का जो गुणांक है यानी I1 वाले पदों का विलोपन कर दिया। ठीक है, तो यहां से अपन ने I1 वाले पदों को क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया। R का माइनस E2 से गुणा किया, फिर माइनस चिन्ह लगाकर माइनस E1 का इससे गुणा कर दिया। I2 अपॉन ज्ञात करना है तो I2 का विलोपन कर दिया, माइनस E1 का इससे R से गुणा किया, फिर माइनस चिन्ह लगाकर माइनस E2 इंटू R प्लस क्या कर दिया, R1 कर दिया। फिर यदि 1 अपॉन ज्ञात करना है तो 1 अपॉन ज्ञात करने के लिए इसका विलोपन कर दिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसके साथ क्या लगा दिया, इसका माइनस चिन्ह के साथ क्या कर दिया, अपन ने गुणा कर दिया। तो यहां से एक वज्र गुणन विधि की सहायता से यह समीकरण अपने को प्राप्त हो गया। अब इसको हल किया तो I1 अपॉन माइनस RE2 प्लस E1R और प्लस E1R2 आएगा। यहां से I2 अपॉन किया तो माइनस RE1 प्लस E2R और प्लस E2 क्या आएगा, R1 आएगा। यहां से इसको हल किया 1 अपॉन R1 RR2 R1 R2 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां से I1 की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले पद को इधर ले जाएं। अतः I1 अपॉन माइनस RE2 प्लस E1R E1R2 RR1 RR2 और R1R2। ये अपने पास किसका मान आ गया, I1 का। इसी प्रकार से यदि अपन ने I2 का मान निकाला तो माइनस RE1 प्लस E2R प्लस E2R1 RR1 RR2 और R1 क्या हो गया, R2। ठीक है, I1 की वैल्यू आ गई और I2 की वैल्यू आ गई। अब यहां से चूंकि I बराबर होता है I1 प्लस I2, I का जो मान है वो I1 और I2 के योग के तुल्य होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों में लघुत्तम सेम है। तो यहां पर दोनों का लघुत्तम सेम आ गया, RR1 RR2 R1R2। ऊपर दोनों को जोड़ दें तो RE2 प्लस E1R प्लस E1R2 माइनस RE1 E2R E2R1 E1R RE1 E2R E2R कट जाएगा। तो यहां से जो I का मान आएगा वो मान क्या आ जाएगा, E1R2 E2R1 अपॉन। ठीक है, इसमें से R कॉमन आ रहा है, R कॉमन लिया तो यहां रहेगा R1R2 और R1 प्लस R2 और R1R2। अब यहां ये अंश वाला पार्ट है और यहां ये कौन सा है, हर वाला पार्ट है। तो अंश व हर दोनों में R1 प्लस R2 का भाग देने पर, किसका भाग दे दें, R1 प्लस R2 का भाग दे दें। तो यहां से I बराबर E1R2 E2R1 R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 और R1R2 R1 प्लस R2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से इक्वेशन आ गई E1R2 प्लस E2R1 और R1 प्लस R2 और R1R2 और R1 प्लस R2। ठीक है, ये एक इक्वेशन अपने को प्राप्त हो गई। तो यहां जो ये वाला पद होगा
ये पद, इसको अपन कहेंगे ई इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट कहलाएगा समानांतर क्रम का तुल्य विद्युत वाहक बल। और यहां जो नीचे वाला पद है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसको अपन ने क्या कह दिया यहां पर, समानांतर क्रम का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो यहां से एक सूत्र आ जाएगा अपने पास, I बराबर ई इक्विवेलेंट और R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां जो ई इक्विवेलेंट है वो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल। और जो R इक्विवेलेंट है वो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 होगा। समांतर क्रम संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ये कंडीशंस अपने को यहां पर क्या होगी, प्राप्त होगी। तो यहां अपन देख रहे हैं कि ये समानांतर क्रम संयोजन का क्या होगा, तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो एक कंडीशन अपन ने देखी कि समानांतर क्रम संयोजन की जो स्थिति होगी, उस स्थिति में अपने पास क्या है कि दो सेल अपन ने लिए हैं। ठीक है, एक सेल का विद्युत वाहक बल अपने पास क्या है, E1 है, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, R1 हो गया। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल अपने पास क्या है, E2 है, और उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, R2 हो गया। ठीक है, इन दोनों के धनात्मक टर्मिनलों को अपन ने एक बिंदु पर जोड़ा था, ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे बिंदु पर जोड़ा था, और दोनों के साथ में एक बाह्य प्रतिरोध क्या जोड़ दिया था, R को जोड़ दिया था। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध R को जोड़ने के बाद इनके जो दोनों टर्मिनल हैं उनके सिरों के बीच में दो अपन ने एक वोल्टमीटर लगा दिया, यानी प्रथम सेल के सिरों पर विभवांतर, दूसरे सेल के सिरों पर विभवांतर, और प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर का मान क्या होगा, एक समान होगा। तो यहां से अपने पास एक समीकरण आ जाएगा, पहले सेल के सिरों पर V बराबर E1 माइनस I1 R1, दूसरे सेल के सिरों पर V बराबर E2 माइनस I2 R2, और प्रतिरोध R के सिरों पर V बराबर क्या होगा, IR होगा। तो V बराबर IR को V बराबर क्या लिख देंगे, I1 प्लस I2 इंटू क्या कर देंगे, R कर देंगे। यहां से समीकरण 1 और 3 यानी 1 और 3 को जब बराबर करेंगे तो बराबर करने पर I1 I2 और E अचर पद के रूप में एक समीकरण नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद समीकरण 2 और 3 को जब बराबर किया तो 2 और 3 को बराबर करने के बाद भी अपने पास I1 I2 और एक अचर पद के रूप में समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, अपने पास 5 आ जाएगा। अब समीकरण 4 और 5 को एक साथ लिख लिया, और 4 और 5 को एक साथ लिखने के बाद इसको अपन ने वज्र गुणन विधि से क्या करना है, हल करना है। किसके द्वारा हल करना है, इसको वज्र गुणन विधि की सहायता से हल करना है। तो वज्र गुणन विधि का जब प्रयोग करेंगे तो वज्र गुणन विधि में I1 अपॉन I2 अपॉन और 1 अपॉन को बराबर कर देंगे। I1 अपॉन करेंगे तो I1 के गुणांक का विलोपन कर दिया, I2 के इस गुणांक को माइनस E2 से गुणा किया, फिर माइनस चिन्ह लगाया, और माइनस चिन्ह लगाकर E1 जो है इसको इस गुणांक से क्या कर दिया, अपन ने गुणा कर दिया। I2 अपॉन निकालना है तो I2 के गुणांक का विलोपन कर देंगे, इस माइनस E1 का पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगाकर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। और 1 अपॉन यदि निकालना है तो 1 अपॉन निकालने के लिए इसका अचर पद का विलोपन कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको माइनस चिन्ह के साथ क्या कर देंगे, अपन लिख देंगे। तो यहां से अपने पास I1 का मान आ जाएगा, I2 का मान आ जाएगा। अब I1 और I2 का योग करेंगे तो I1 I2 का योग करने पर अपने को किसका मान आ जाएगा, I का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। I का ये वाला मान आएगा। इस मान में अपन अंश में और हर में R1 प्लस R2 का क्या देते हैं, भाग दे दें। तो अंश और हर दोनों में R1 प्लस R2 का जब अपन भाग देंगे तो भाग देने पर यहां से सूत्र क्या आएगा, I बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, और अपॉन R प्लस R1 R2 अपॉन क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो यहाँ जो ऊपर वाला पद है ये सेलों के समानांतर क्रम संयोजन की स्थिति में तुल्य विद्युत वाहक बल को क्या करेगा, दर्शाएगा। और नीचे जो है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये सेलों के समानांतर क्रम संयोजन की स्थिति में तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो E इक्विवेलेंट तो यहां पर क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 सेलों के समानांतर क्रम संयोजन का जो कंडीशन है उस कंडीशन में तुल्य विद्युत वाहक बल हो गया। और R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो समानांतर क्रम जो संयोजन है सेलों का उस कंडीशन में क्या होगा, इसका तुल्य आंतरिक
प्रतिरोध होगा। तो इस प्रकार से जब दो सेलों को या दो से अधिक सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसकी 3 कंडीशन मैंने बताई है। पहली तो प्रत्येक सेल से प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होगा, ठीक है। दूसरी, प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर कैसा होगा, एक समान होगा। और तीसरी कंडीशन क्या आती है अपने पास कि प्रत्येक सेल का धनात्मक सिरा किसी एक बिंदु पर और प्रत्येक सेल का ऋणात्मक सिरा किसी दूसरे बिंदु पर क्या हो, संयोजित हो। तो इसे सेलों का समानांतर क्रम क्या कहेंगे, संयोजन कहेंगे। और समानांतर क्रम संयोजन में ये अपन ने क्या निकाला है, एक तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या किया है, यहां पर ज्ञात किया है। तो इसमें थोड़ा सा जो एक समझने वाली चीज है वो वज्र गुणन विधि है, ठीक है। वज्र गुणन विधि में क्या करेंगे, जैसे I1 अपॉन करेंगे तो I1 का विलोपन करना है, I2 अपॉन करेंगे तो I2 का विलोपन करना है, और 1 अपॉन यदि करेंगे तो यहां से अचर पद का क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर वाले पद का यहां पर इस नीचे वाले पद से गुणा होगा। फिर जब रिवर्स करेंगे तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हुए इसका गुणा किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो यहां पर यह कंडीशन क्या है, वज्र गुणन विधि की सहायता से इसको अपन ने क्या किया है, हल किया है। इसके बाद यदि सेलों के समानांतर क्रम संयोजन की स्थिति में अपन ने n सेल लिए, ठीक है, और सभी n सेल जो हैं उनके विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, एक समान है, तो तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और प्रवाहित धारा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है।